नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दूसरे दौर के लिए प्रचार अब चरम पर है। नेताओं ने बिहार के मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक नेता 5-5 जनसभाओं को संबोधित कर रहा है। बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष अमित शाह ने जहां प्रचार की कमान संभाली हुई है, तो वहीं महागठबंधन के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पूरे दिन पसीना बहाते नजर आए। दोनों गठबंधन लगातार बिहार फतेह करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है, दोनों गठबंधनों की सांसें भी पहले से ज्यादा तेज होती जा रही हैं। हम आज की तमाम हलचलों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि इमामगंज क्यों इस वक्त है बिहार में सबसे दिलचस्प सीट। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का आज का सफर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रोहतास की रैली में अमित शाह का बयान, कहा नहीं होगी स्थानीय नेतृत्व की उपेक्षा। नीतीश के बाहरी मुख्यमंत्री के सवाल पर जवाब। नीतीश कुमार का साफ सुथरे मंत्रिमंडल का दावा, कहा शिकायत मिलते ही आरोपी मंत्री से लिया इस्तीफा। बिहार के परिवहन मंत्री का दावा, विकास और सुशासन के नाम पर मैदान में है जेडीयू, तो बीजेपी का विकास की अनदेखी का आरोप। और दूसरे दौर के रण में इमामगंज सीट पर साख की लड़ाई। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आमने सामने। तो दूसरे दौर के प्रचार के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोहतास के नोखा पहुंचे। उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे। अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला बोला और लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी करार दिया। अमित शाह ने आज रोहतास के नोखा के साथ साथ अरवल और औरंगाबाद के नबीनगर में 3 जनसभाएं की। पहले दौर के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को रोहतास के नोखा में जनसभा की। उन्होंने विकास के नाम पर एनडीए के लिए वोट मांगे, जबकि लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी बताया और विशेष पैकेज को लेकर भी नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की। बिहार के युवा के लिए अहंकार की परिसीमा देखिए। कहते हैं हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, बिहार अपने आप खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, किस गलतफहमी में जी रहे हो? ये पैकेज नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार की जनता के लिए है, बिहार के किसान के लिए है, बिहार के युवा के लिए है। कोई अधिकार नहीं बनता आपको ना बोलने का। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने एक बार फिर से जंगल राज का जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया। बिहार में बिहारी ही शासन करेगा, मैं कहना चाहता हूं। मगर मेरे इस स्टेटमेंट से खुश मत हो जाना नीतीश कुमार, वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी शासन करेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बनेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया। उनका कहना था कि संविधान में मौजूदा आरक्षण के ढांचे का बीजेपी पूरी तरह से समर्थन करती है और विरोधी जबरन गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन की ओर से भी दूसरे दौर का प्रचार तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 6 रैलियां की। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन पर सफाई दी, जबकि बीजेपी पर आरोपों की बौछार की। तो उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी 7 जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरे चरण के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ताबड़तोड़ अलग अलग इलाकों में 6 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने मंत्री के स्टिंग ऑपरेशन पर सफाई दी और तुरंत कार्रवाई की बात कही। इस्तीफा आ गया, उम्मीदवार बदल दिया, तो हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई की। प्रधानमंत्री जी, अब आप क्या किए? जिसके पास से 2 करोड़ नकदी बरामद हुआ, उसको उठा करके आपने भारत सरकार में अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन में एकता है, लेकिन एनडीए के बीच टकराव की स्थिति है।
उन्होंने लोकसभा चुनाव में किए बीजेपी के वादों पर भी सवाल उठाए। भभुआ में रैली के लिए देर से इजाजत के प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव संबंधी कार्यों के लिए जितने अधिकारी होते हैं वो सब चुनाव आयोग के कमांड में चले जाते हैं। राज्य सरकार का क्या मतलब है? हम लोगों को क्या गरज पड़ा हुआ, भाषण दीजिए या भाषण मत दीजिए। वहीं दूसरी ओर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने जहानाबाद के घोसी, गया के अतरी, बेलागंज के बाराचट्टी, जहानाबाद के मखदूमपुर और अरवल के कुर्था में जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी आज दूसरे दौर के प्रचार के लिए कैमूर और सासाराम में रैलियां की। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे बंटवारे की पार्टी करार दिया। इसके साथ साथ बीजेपी से काले धन पर किए वादों पर भी मायावती ने खुलकर प्रहार किया। मायावती ने जनता को अपने संबोधन में कहा कि बिहार के चुनाव में बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने बल पर ये चुनाव लड़ रही है और बीएसपी ने महज सत्ता के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। हमारी पार्टी चुनाव में यहाँ बिहार प्रदेश के अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। या किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया है। और इस वक्त पटना से वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं रैलियों के ही मुतल्लिक सवाल पूछूंगा कि सवाल भी दागे जा रहे हैं रैलियों के जरिए, तो उनका जवाब भी रैलियों से ही दिया जा रहा है। तीर चल रहे हैं बयानों के जरिए, तो उनकी ढाल भी बयान ही बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार का ये जो मौजूदा चुनाव है, खासकर प्रचार के लिहाज से, ये सिर्फ बयानों, आरोपों, प्रत्यारोपों में ही सिमट के रह गया है या कुछ दिशा दशा भी दिखती है इसकी? निश्चित रूप से कोई दशा या दिशा नहीं दिखती है और जो जरूरत है आम जनता की, लोगों की, उन जरूरतों को लगता है हाशिए पे डाल दिया गया है और तमाम तरह के जुमले, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार है और ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब नहीं लगता कि जो मुद्दे हैं लोगों के, जो यहाँ तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हैं, लोग जो उठा रहे हैं, जितनी दिक्कतें वो झेल रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंता करके और आगे आया और ये कहे, दोनों गठबंधनों की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों जो गठबंधन आमने सामने हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी, चाहे वो बीजेपी का गठबंधन हो या आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो, दोनों लगता है कि ये समझ रखा है इन्होंने कि विकास जो है वो विकास नाम तो लेते हैं, लेकिन विकास किस तरह से किया जाना है बिहार में, कहां कहां इसकी जरूरत है, उस बाबत वो एक तरह से मुखर नहीं है, मुखर दूसरे पक्षों को लेकर है। और आपने ठीक ही कहा है कि अब वो तीखापन बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को ये हमेशा जो लोग उम्मीद करते थे कि अब जैसे कि जहां ये 10 वर्षों से जो सरकार में रहे नीतीश जी या उनके साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो ये बताते कि क्या करना बाकी रह गया, क्या वो कर पाए, चर्चा कतई नहीं हो रही है। रोड मैप की कमी और ये यानी कि रोड मैप कोई नहीं बता रहा है, आरोप प्रत्यारोपों में मशगूल है। लेकिन बड़े जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछूंगा मणिकांत जी, तो फिर जनता किस मुद्दे पर बाहर निकल रही है? जो 57% जनता निकली पहले दौर में, उसके जहन में क्या मुद्दे रहे होंगे, क्या मसाइल रहे होंगे, और क्या वो ट्रेंड आप दूसरे दौर में या आने वाले दौर में देखते हैं? मुझे लगता है कि कमोवेश यही ट्रेंड रहेगा और 50 से 60 के बीच में, प्रतिशत के बीच में ही मतदान की संभावना बताई जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज जो खास तौर पे उभर के आई है, जो पहले दौर के मतदान में लोगों ने देखा है, वो ये है कि उसकी चर्चा भी हो रही है कि महिलाएं ज्यादा निकल रही हैं घर से बाहर, और खास
कमजोर तबके की महिलाएं वो ज्यादा आ रही हैं और इसको लेके भ्रम की स्थिति है। दोनों पक्ष इसे अपने हक में बता रहे हैं। जहां नीतीश कुमार का जो खेमा है वो कह रहा है कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो 50% आरक्षण दिया पंचायती व्यवस्था में, उस कारण उनके पक्ष में महिलाएं निकल रही हैं। लेकिन बहुत लोग या भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है वो इसे नरेंद्र मोदी का प्रभाव बता रहा है या भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो उम्मीदें बंधी है उसका असर बता रहा है। लेकिन इसके अलावा जो 2-3 चीजें और हैं, ये जो अति पिछड़ी जातियों के बीच जो विभाजन की आशंका आरजेडी जेडीयू गठबंधन के बीच बलवती हो रही थी, उसमें इस दौर के मतदान में लगता है वो आशंका उनकी थोड़ी कम हुई है, जो खबरें आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मणिकांत जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नालंदा की बिहार शरीफ की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी की एक रैली के दौरान आज भीड़ बेकाबू हो गई। दरअसल इस रैली में फिल्म स्टार अजय देवगन को शामिल होना था और उनको देखने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ऐसे माहौल को देखकर अजय देवगन की रैली को ही रद्द करना पड़ा। उनका हेलीकॉप्टर आखिर वक्त पर वापस लौट गया। इस पूरे घटना में कुछ पुलिस कर्मियों समेत 12 लोग जख्मी हुए हैं। बीजेपी नेता विनय बिहारी का कहना है कि बिहार की जनता विकास चाहती है। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण ने विनय बिहारी से खास बातचीत की। सर, चुनाव आ गया है और आप अब की बार क्योंकि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी की तरफ झुकाव है क्या? कुछ बिहार की जनता चाह रही है कि ऊपर सरकार भाजपा की है, तो एक बार जैसा भाजपा डिमांड कर रहा है कि नीचे भी बिहार में भाजपा की सरकार अगर आप बनाते हैं तो हम बिहार का विकास अच्छे तरीके से करेंगे। कि आप लंबे वक्त तक मंत्री रहे सर, तो ऐसे क्या आपने तो कामकाज देखा, नीतीश कुमार को सराहना मिलती है, आप उस मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, तो आप किस तरीके से आंकते हैं? क्योंकि अब आप दूसरे पार्टी में चले गए हैं, तो एक ईमानदार आपका आकलन क्या है? नीतीश कुमार जी का जो पिछला 5 साल का शासन रहा, 90% जो बिहार के लोग हैं उनके कार्यकाल से खुश रहे हैं, सराहना हुई है। लेकिन साथ में एक बात और हुई है, वो बात ये है कि जो मैंडेट मिला है, जो बहुमत जनता ने दिया, 5 साल का जो कार्यकाल पिछला था उसे देखते हुए उससे अच्छा मैंडेट मिला। और वो इसलिए लोगों ने दिया कि नीतीश कुमार जी और भाजपा की जो मिलीजुली सरकार थी उसने काम अच्छे किए। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये आज़ादी बिहार के लोगों ने नहीं दी कि आप को संयुक्त रूप से साथ रहने के लिए हम लोगों ने वोट दिया, न कि आप उनके साथ मिल जाएं जिनको आप 17 साल गाली दिए। कामकाज को आप लोग मानते हैं कि ठीक था, लेकिन ये जनादेश जो पिछले लोग विधानसभा में मिला था उसका कहीं न कहीं सम्मान नहीं कर पाएंगे। 5 साल के लिए मतदान की पब्लिक और 5 साल एक साथ रह करके बिहार के विकास के लिए मतदान हुआ क्या? 1.5 साल बीता नहीं नीतीश कुमार जी के मन में, उसका तो मैं गवाह हूँ। मैं उनके आवास पे हमको बुलाया गया, बजाबता ये कहा गया कि निर्दल जो विधायक हैं उनको आप एकजुट कीजिए, हमसे मिलवाइए। मैंने वो काम भी किया। अच्छा। उसके लिए मुझे किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं उस दौर से गुजरा हुआ मुसाफिर हूँ। चलिए, फिलहाल बिहार में पहले दौर का मतदान पूरा हो चुका है। 10 जिलों की 49 सीटों पर 57% मतदान हुआ, जिसमें खगड़िया में सबसे ज्यादा 61% वोट पड़े। अब दूसरे दौर का प्रचार चरम पर है। साथ ही हर दल अपनी अपनी जीत के दावे भी ठोक रहे हैं। लोग इस बार केंद्र सरकार के साथ चलना चाहते हैं। हमारा जो गठबंधन है उसको काफी क्लियर कट एज है। मिनिमम 180 सीट हम जीतेंगे। लहर ही नहीं है बल्कि एनडीए की आंधी चल रही है। पहले दौर के चुनाव के बाद अब दावों का दौर चरम पर है। हर नेता, हर दल जीत का दावा ठोक रहा है। टोटल जितना भी वोट होगा
मिनिमम 180 सीट हम लोग जीतेंगे, नोट कर लेना तो। हम लोग 3/4 बहुमत से जीत रहे हैं और लोजपा जो है 13 सीट पर चुनाव लड़ी है। 3 सीट का भी हमको रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन जितना भी रिपोर्ट आया है 10 सीट का, 10 में 10 हम लोग जीत रहे हैं। तो हम 10 में 6-7 सीट जीतने वाले हैं, जहां हमारे पास पहले सिर्फ 1 सीट थी। तो पूरे प्रदेश में जबरदस्त हवा है। हमारा जो गठबंधन है उसको काफी क्लियर कट एज है और इसीलिए एनडीए के नेताओं का जो भाषण है, बयान है, वो जरा तल्ख नजर आता है। तो स्वाभाविक रूप से जब लोग देखने लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है तो अनाप शनाप बात बोलने लगते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक कदम आगे बढ़कर चुनावों की समीक्षा कुछ इस अंदाज में की। बिहार के चुनाव में हम कल गए थे, वहाँ भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी ही नहीं बना दिया पक्ष में, एक आचरण की सवाल उठा के बेमतलब, वरना जीत ही बीजेपी सही है। 16 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है, लिहाजा पहले दौर के दावों के साथ साथ दूसरे दौर का प्रचार भी तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के परिवहन मंत्री रमई राम का कहना है कि बीजेपी का विकास से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण ने रमई राम से खास बातचीत की और उन्होंने यह दावा किया कि जेडीयू विकास और सुशासन के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री रमई राम जी हमारे साथ हैं। बीजेपी का आरोप है कि कोई विकास पिछले 10 साल में नहीं हो पाया। उसको विकास से मतलब ही कर रहा है। बीजेपी यहाँ कभी था कहाँ, ये तो धोखा से नीतीश कुमार की कृपा से उसके जन्म यहाँ हो गया। अच्छा, आप भी परिवहन मंत्री रहे, दूसरे कई महकमे में भी रहे, तो जिन जिन महकमों में आप रहे उस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, लेकिन कई जगह सड़कों की हालत तो खराब है सर। कहाँ की बात करता है, सड़कों की हालत खराब है? इंटीरियर जो इलाके हैं, नहीं, हमारे इलाके में कोई रोड खराब नहीं है, सभी अच्छे रोड हैं, सब बना चुके हैं, कुछ बनने वाले, कुछ बन भी रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जीतन राम मांझी के जेडीयू छोड़ने के बाद जो दलित और महादलित पर आप लोगों की पकड़ थी वो कुछ कम हो गई है। इसका आंकड़ा किसके पास में है? दलित और महादलित पर किसका कम हुआ, किसका बेस हुआ, वो तो रिजल्ट बताएगी। कह देने से क्या होता है? जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया तो बहादुर हो गया, आकाश में उड़ने लगा, और नहीं बना था तो कहीं इसका अता पता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था बिहार की जनता, और शायद आप भी नहीं जानते होंगे। हाँ, बनने के बाद उनकी पांख बन गई, इस चुनाव में उनका जलना निश्चित है। लेकिन सब पूरे चुनाव में तो जिक्र जो है वो जात के आधार पर ही चल रहा है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कम कब किया नहीं करने वाले हैं। हम अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में विकास और सम्मान हो, और लोग विधि व्यवस्था हो, जो भी समस्या हो उसको अपने मजदूर की तरह खट कर उनका निदान करते हैं। जात पात पर नहीं, समाज को एक साथ जोड़कर समाज के सब हितों की रक्षा करते हुए उनके विकास से उनका विश्वास को हासिल करना चाहिए। बिहार के अरवल जिले में रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच टकराव का लंबा इतिहास रहा है। 1997 में दलित बस्तियों में बर्बरता के बाद यहां का एक गांव देश के नक्शे में दर्ज हो गया, लेकिन जातिगत टकराव से बाहर अरवल में अगर विकास की तस्वीरें तलाशें तो हाथ कुछ नहीं आता। स्मारकों में दर्ज ये नाम लक्ष्मणपुर बाथी की पहचान है। दिसंबर 1997 में इस दलित बस्ती के 58 लोगों की रणवीर सेना ने हत्या कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट जाते जाते सारे अभियुक्त बरी हो गए। लक्ष्मणपुर बाथी के ये जख्म 18 साल बाद आज भी हरे हैं। मामले की जांच के लिए आयोग भी बने, लेकिन उनकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाईं। गांव के लोग सरकार पर झूठी सहानुभूति दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं दिया, नहीं पूछताछ नहीं किया, खोज खबर कुछ नहीं किया, तो हम लोग कैसे जिएंगे? तो कैसे वोट देंगे हम?
सरकार के कैसे जिताएंगे हम लोग, बताइए। नेता तो कहते हैं कि बना देंगे, जिता दे रहा है, अपना पेट भर रहा है। गरीब के देख रहा है कि भूखे मर रहा है कि क्या हो रहा है। लक्ष्मणपुर बाथे से विकास कोसों दूर है। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं दिखता। ना तो लोगों के पास रोजगार है, न पक्की सड़कें और ना ही सिंचाई के साधन है, तो सिर्फ कड़वी यादें जिसे सोचकर लोग आज भी कांप उठते हैं। 90 के दशक के आखिरी सालों में सिर्फ लक्ष्मणपुर बाथे ही नहीं बल्कि आसपास में कई जनसंहार हुए। 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला में 21 दलितों के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में 58, 1998 में शंकर बीघा में 23 लोगों की हत्या हुई। रणबीर सेना ने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया। अब 2 दशक होने को आए, जातीय सेनाओं का असर कम हुआ, लेकिन जातीय राजनीति का आज भी यहाँ बोलबाला दिखता है। विकास के मतलब सिर्फ सड़क बिजली नहीं है, ये तो है रचनात्मक काम, लेकिन सबसे बड़ा उनकी चेतना का विकास का जो राजनीतिक चेतना का, क्योंकि दुश्मन और दोस्त को पहचानने की क्षमता जनता में नहीं आएगी और ये नकाब करके अच्छी नीति बना के और अच्छे खराब नियत से जो राज करते हैं उनको पहचानने की क्षमता जनता में आए। वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। विकास के तो नारे तो जरूर दिए गए, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ गरीबों को कुछ नहीं मिला। यहाँ विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया। मुद्दा जो है यहाँ गायब है। विकास का मुद्दा गायब है, न्याय का मुद्दा गायब है, सिंचाई का मुद्दा गायब है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा यहाँ गायब है। अभी चुनाव का मौसम है और यहाँ 16 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन लक्ष्मणपुर बाथे में सियासी हलचलों की आंच अब भी महसूस नहीं हो रही। अरवल जिले में महज 2 सीटें हैं और बीते साल दोनों सीटें जेडीयू बीजेपी गठबंधन के खाते में गई थीं। हालांकि इस बार गठबंधन बदल गए, लेकिन अरवल के पिछड़ेपन की तस्वीर नहीं बदली। लक्ष्मणपुर बाथे जैसे सैकड़ों गांव के लोगों के लिए जमहूरियत के जश्न के कोई माने नहीं है। चुनावी मॉनसून में यहाँ वादों की बारिशें होती हैं, मगर यहाँ के लोग एक कतरे के लिए भी तरस जाते हैं। जहाँ जात पात के आधार पर चुनाव के नतीजे तय होते हों, वहाँ विकास की बात करे भी तो कौन। कैमरामैन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, अरवल। और दूसरे दौर में जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, उनमें इमामगंज बेहद अहम है। यहां से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला जेडीयू के दिग्गज नेता और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से है। आइए देखते हैं क्या है इमामगंज के जमीनी हालात। जीतन राम मांझी बिहार में जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें एक सीट गया जिले की इमामगंज है। इमामगंज के अलावा वो मखदूमपुर से भी चुनावी मैदान में है, लेकिन जितना पसीना उन्हें इस सीट पर बहाना पड़ रहा है, उतना कहीं और नहीं। यहाँ मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और जेडीयू नेता उदय नारायण चौधरी से उनकी कड़ी टक्कर है। प्रदेश के 2 बड़े दलित चेहरों के बीच यहाँ बेहद दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। When Mr. Manjhi was having problems and he was to face vote of confidence, at that point of time, Uday Narayan Chaudhary, as the speaker, he proclaimed him as to be an unattached member of the House, and some of his followers were also disqualified. So that I think from that point of time, this rivalry got converted into enmity. इन दोनों नेताओं के बीच पुरानी तकरार रही है। उदय नारायण चौधरी पासी समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं और इस सीट पर 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। लिहाजा जीतन राम मांझी पर वो बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं कि चाहे जितना भी बड़ा पहलवान वो भेज दे, जब तक इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार की मिट्टी का खून और यहाँ के लोगों का खून मेरे नसों में दौड़ रहा है, तब तक एक नहीं 10 जीतन राम मांझी आएगा पहलवान बनके। उसको यहाँ से मुंह की खानी खा करके जाना पड़ेगा। जीतन राम मांझी को उम्मीद है कि हाल के दिनों में उनके बढ़े हुए कद पर इमामगंज की जनता मुहर लगाएगी। उनके समर्थक भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 15 साल से हैं उदय नारायण चौधरी, यहाँ से विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं
विधायक 20 साल से हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, फिर भी जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जान माल के जो हानि होती है बराबर यहाँ। जीतन राम मांझी इस वक्त खुद को बिहार का सबसे बड़ा दलित चेहरा बनाने की कोशिश में है, लिहाजा इमामगंज में उनकी इस दावेदारी का भी इम्तिहान है। लेकिन लंबे समय से इस सीट की नुमाइंदगी कर रहे उदय नारायण चौधरी के लिए भी हार जीत का मामला नाक का सवाल बना हुआ है। 2014 लोकसभा चुनाव में जितन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी दोनों ही जेडीयू के प्रत्याशी थे, लेकिन 2015 में दृश्य बदल गया है। एक तरफ जितन राम मांझी हैं तो दूसरी तरफ उदय नारायण चौधरी। लाजमी है कि सियासी पंडितों की नजर इमामगंज सीट पर गड़ी रहेगी। इमामगंज से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।